केंद्र सरकार आने वाले दिनों में पीएफआई पर बैन लगाने वाली है। पीएफआई माने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आपको बताएं, रामनवमी के मौके पर देश के कई शहरों में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पीएफआई का उसमें हाथ होने के सबूत मिले हैं। पीएफआई को कट्टर इस्लामिक संगठन के तौर पर माना जाता है और दावा यह भी किया जाता है कि जब से हिंदुस्तान में आतंकवादी संगठन सिमी को बैन किया गया है तो उसके कई सदस्यों ने मिलकर के ही पीएफआई को बनाया था, जो सिमी के काम को ही नए नाम के साथ आगे बढ़ा रहा है। पीएफआई की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें अपील की गई है कि हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा चंदा देना होगा। आपको बताएं, कर्नाटक हिजाब विवाद में आतंकवादी संगठन अलकायदा के बयान को लेकर के माना गया कि यह सब कुछ करवाने के पीछे पीएफआई का हाथ था। इसके अलावा करौली में हुई हिंसा को लेकर के जैसा रूट मैप पीएफआई ने 2 दिन पहले ही सरकार को चिताते हुए दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से हिंसा हुई थी। और इन सब के बाद देश के कई राज्यों की तरफ से गृह मंत्रालय को डोजियर पहुंच चुका है, जिसमें सबूत के साथ पीएफआई के खिलाफ बातें हैं और नतीजे के तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। आइए आपको बताते हैं पीएफआई किस तरीके से काम करती है, कब इसका गठन हुआ और क्यों अब इस पर आरोप लग रहे हैं, और क्या पहले भी ऐसी घटनाएं या इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2017 में पीएफआई के खिलाफ ऐसे डोजियर आए थे, बड़ी चर्चा चली थी, खबरें उड़ी थी कि पीएफआई पर सरकार बैन लगाने जा रही है, लेकिन सरकार ने तब बैन नहीं लगाया था। अब वर्तमान में चले आते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के पास मुंब्रा में स्थानीय पीएफआई यूनिट के हेड अब्दुल मतीन शेखानी ने जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण दिया। भारी भीड़ और भड़काऊ नारों के साथ अब्दुल मतीन शेखानी ने मस्जिदों और मदरसों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर अगर ऐसा किया जाता है तो गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को नववर्ष के लिए निकाली गई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी में भी पीएफआई का लिंक सामने आया था। पीएफआई ने इस हिंसा से 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिंसा की आशंका जताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि कहां कहां पर हिंसा हो सकती है, ऐसे में उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में जुलूस ना निकाले जाएं। लेकिन उसके बाद हिंसा होती है और उसके बाद पीएफआई खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि हम तो शांति सौहार्द के लिए इस तरह के पत्र लिखे थे, ऐसी उम्मीद करते हुए कि इन इलाकों में हिंसा हो सकती है ताकि ऐसे रामनवमी के जुलूस ना निकाले जाए और जिसके बाद हिंसा ना हो। लेकिन सवाल यही है कि जब सुरक्षा एजेंसियों तक के पास या राजस्थान सरकार के पास इसको लेकर के स्पष्ट सूचनाएं नहीं थी तो पीएफआई को इतनी सटीक सूचनाएं कैसी मिल गई कि किस वक्त पर, कहां पर कैसी हिंसा होने वाली है, और नतीजे के तौर पर वैसी ही हिंसा इलाकों में हुई है। आपको अगर पीएफआई का इतिहास बताएं तो पीएफआई साल 2006 में बनती है। प्रतिबंधित कट्टर इस्लामिक और आतंकवादी संगठन सिमी 2006 में ही टूटी थी। तभी उसके संगठन से अलग अलग नेता अलग हुए थे, अलग अलग संगठन बने थे, और उनमें से एक बड़े धड़े ने, नेताओं के एक बड़े धड़े ने उसके समर्थन से पीएफआई का गठन हुआ था। उस समय देश में मुसलमानों की हिमायत करने और मुसलमानों के मुद्दों को उठाने के लिए पीएफआई का गठन किया गया था। यहां तक ठीक था, लेकिन साल 2010 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएफआई के खिलाफ सरकार को एक डोजियर सौंपा था। इस डोजियर में यह साफ साफ कहा गया था कि पीएफआई की गतिविधियां ठीक नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के इशारे पर एजेंसियां काम करती थी। उसके बाद ये रिपोर्ट गई थी। यह संगठन के ऊपर आरोप लगे थे कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन तब की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद तमाम आरोप लगते रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद साल 2017 में भी पीएफआई के खिलाफ एक और डोजियर केंद्र सरकार को भेजा गया। इस डोजियर में केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान में हुई कई सांप्रदायिक घटनाओं में पीएफआई का हाथ बताया गया था। और इन घटनाओं को देखिए, इन राज्यों को देखिए, इलाकों को देखिए, और आप सिमी का ऑपरेशनल एरिया देखें जब सिमी एक्टिव हुआ करती थी। सिमी का ऑपरेशनल एरिया भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात ही थे। मतलब कि दोनों के जो काम करने के इलाके हैं, ऑपरेशनल एरिया है, दोनों सेम है। और अब उन्हीं इलाकों में पीएफआई काम कर रही है और पीएफआई के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। अब केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर बैन लग सकता है। तमाम खबरें, तमाम दावे इसको लेकर के किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पीएफआई को आज की तारीख में बैन भी किया जाता है तो इससे क्या फायदा होगा। कल ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जमकर बातचीत हुई थी, जमकर बवाल मचा था,
और कहा गया था कि अगर अब पीएफआई को बैन भी किया जाता है तो इतने दिनों से इसको लेकर के खबरें चल रही हैं, बातचीत हो रही है, तो जो एक कही जाती है कि इकोनॉमी वाला मॉडल तोड़ देना, अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना, तो पैसों को अब निकाला जा चुका होगा या पैसों को अपने ठिकाने पर लगा दिया गया होगा। एक संगठन को बैन करेंगे और दूसरे संगठन में वही लोग जाकर के शामिल हो जाएंगे और उसी पैसे से फिर वो संगठन काम करने लगेगा। और इसी को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि जैसे सिमी के लोगों, सिमी जब बैन किया गया था तो उसके जो लोग थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोग छूटे हुए थे। उन लोगों ने मिलकर के अलग अलग संगठन बना लिए जो अपने हिसाब से कट्टरपंथ का काम करते हैं। उन लोगों पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया, कोई कानून नहीं उनके ऊपर लागू हुआ। अब मांग की जा रही है कि अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो उससे जुड़े हुए लोगों पर भी ऐसे ही चार्जेस लगने चाहिए जिसकी वजह से वो आगे किसी संगठन के सदस्य के तौर पर या फ्रीली अपना काम ना कर पाए, जो अगर ये पीएफआई के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। अब क्या कुछ केंद्र सरकार एक्शन लेगी वो देखने वाली बात होगी। पहले भी ऐसी अफवाहें या खबरें आ चुकी हैं कि पीएफआई पर बैन लगने वाला है, एसडीपीआई पर बैन लगने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और एक बार फिर से उसी तरह की बातें हो रही हैं। तो देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। बाकी आप क्या राय रखते हैं पीएफआई को लेकर के, आप क्या जानकारी रखते हैं, क्या जानते हैं, क्या सुना है आपने, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।